Assalamualaikum students, and I'm Khalid here, Head of Department of Chemistry from the Legend Institute of Management Sciences. एनालिटिकल केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7 जो है ऑनलाइन हमारा हो रहा है। बेटा ये जो आपका पिछला चैप्टर था, जिस चैप्टर को हमने क्लोज किया था, जो चैप्टर मतलब हमारा रह गया था, उस चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक हमारा रहता था जो हमने क्लियरली जिसको नहीं किया था, क्लियरली उसको नहीं पढ़ा था। तो अब हम आज उसे क्लियरली जो है वो पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि वो टॉपिक जो है वो काफ़ी खासा बड़ा था। आधा टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया था, लेकिन आधा जो है वो रहता था। इस वजह से मैं ये चाह रही हूँ कि आपका जो पिछला चैप्टर है वो आज कंप्लीट हो जाए। तो पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन जो है वो हमारे जो है वो टॉपिक का नाम था। उसमें से पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन जो है वो हमने थोड़ा बहुत स्टार्ट किया था। पोटेंशियोमेट्री का प्रिंसिपल पढ़ा था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कुछ इलेक्ट्रोड्स की टाइप्स पढ़ी थी। आज हमने पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस का एक अच्छा सा जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन देखना है। इट इज़ अ टेक्निक दैट इज सिमिलर टू डायरेक्ट टाइट्रेशन। ये बिल्कुल वही टाइट्रेशन है जो सिमिलर हमारे जो आम टाइट्रेशन होती है, एसिड बेस टाइट्रेशन या रिडॉक्स टाइट्रेशन, उसमें जो टाइट्रेशन होती है ये बिल्कुल हूबहू वैसी ही टाइट्रेशन होती है। इट इज़ अ यूजफुल मीन्स ऑफ करेक्टराइजिंग ऑफ एन एसिड। किसी भी एसिड को करेक्टराइज करने का ये एक बहुत अच्छा जरिया होती है। इस टाइट्रेशन का या टाइट्रेशन की इस टाइप का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें कोई किसी किस्म का इंडिकेटर इस्तेमाल नहीं होता। यानी आपने एसिड बेस टाइट्रेशंस पढ़ी हैं। एसिड बेस टाइट्रेशन में क्या होता है कि आपको इंडिकेटर चाहिए होता है। यहाँ पर आपको किसी भी किस्म का इंडिकेटर जो है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। पोटेंशियल यहाँ पर मेजर किया जाता है एनालाइट का। एनालाइट क्या होता है? सैंपल। तो इसके कुछ मेन पॉइंट्स में हमने क्या पढ़ा कि पोटेंशियल को मेजर किया जाता है, और ये एक लेबॉर्ट्री मेथड होता है जिसमें हम किसी भी एनालाइट की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन है क्या? ये एक सिमिलर टाइट्रेशंस होती हैं, जैसे एक आम रिडॉक्स टाइट्रेशन है। ये किसी भी एसिड को करैक्टराइज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसमें किसी किस्म का इंडिकेटर इस्तेमाल नहीं होता, और जो पोटेंशियल है वो सिंपली क्या किया जाता है, एनालाइट का मेजर किया जाता है। ये एक लेबॉर्ट्री मेथड होता है जिससे हम कोई भी हमारा किसी भी तरह का सैंपल है हम उसको मेजर कर सकते हैं या एनालाइट को डिस्कस कर सकते हैं, उसकी कंसंट्रेशन जो है वो मालूम कर सकते हैं। तो ये पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस का एक बेसिक जो है वो इंट्रोडक्शन था जो मैंने आपको दिया। नेक्स्ट पे इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन जो हम पढ़ तो चुके हैं, लेकिन हो सकता है पेपर में इस तरीके से आ जाए कि इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन लिखें तो फिर आपने उसके इंस्ट्रूमेंटेशन के अलग से पार्ट लिखने हैं। पहला इसका हिस्सा होता है इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड की आपने टाइप्स पढ़ ली। रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, कैलोमेल इलेक्ट्रोड होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रोड जो हैं इस्तेमाल हो सकते हैं। सेकेंड पे इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन में साल्ट ब्रिज इंपॉर्टेंट होता है। साल्ट ब्रिज क्या काम करता है कि ये दो इलेक्ट्रोड जो हैं, फर्स्ट करें ये दो इलेक्ट्रोड हैं जिन्हें डिप किया हुआ है उनके ही सॉल्यूशन के अंदर। साल्ट ब्रिज जो है वो इन दोनों सॉल्यूशंस को इलेक्ट्रिकली जो है एक तो न्यूट्रलिटी उनकी मेंटेन करता है, लेकिन दूसरा ये फ्लो ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है उसको इजी करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का जो बैलेंस है वो कायम रहता है। दोनों का जो चार्जेस का ट्रांसफ़र है वो इजीली इससे हो सकता है। थर्ड पे इंस्ट्रूमेंटेशन में आपको चाहिए एनालिटिकल सॉल्यूशन, कि जो सॉल्यूशन एनालिटिकल है, यानी जो आपने मेजर करना है, जिस सॉल्यूशन की पोटेंशियोमेट्री करना चाहते हैं वो चाहिए। लास्ट पे आपको इसमें गैल्वानोमीटर चाहिए। गैल्वानोमीटर दायरा क्या करेगा, करंट को या पोटेंशियल को मेजर आउट साथ साथ कर रहा होगा। तो ये एक इसकी छोटी सी इंस्ट्रूमेंटेशन थी। इंस्ट्रूमेंटेशन में आपको इलेक्ट्रोड चाहिए, साल्ट ब्रिज चाहिए, एनालिटिकल सॉल्यूशन चाहिए और एंड में गैल्वानोमीटर चाहिए। तो अगर इंस्ट्रूमेंटेशन आ जाए तो आपने इलेक्ट्रोड पे भी थोड़ा बहुत जो है पढ़ा होगा, उसकी टाइप्स वो लिखनी है। उसके बाद साल्ट ब्रिज का पूरा फंक्शन उसको डिस्क्राइब करना है।
फिर उसके बाद एनालिटिकल सोल्यूशन क्या होता है, जिसकी आपने कंसंट्रेशन मालूम करनी होती है, जो आपके पास सैंपल होता है। और लास्ट में गैल्वानोमीटर क्या होता है, जो कि पोटेंशियल को या करंट को डायरेक्टली मेजर कर रहा होता है। अब हम इसका बेसिक प्रिंसिपल देखेंगे कि बेसिक प्रिंसिपल जो है वो इसका क्या है। बेसिक प्रिंसिपल में एक इक्वेशन है, जिस इक्वेशन का क्या नाम है, नर्नेस्ट इक्वेशन। अगर आपको याद हो तो ये मैंने आपको फुली जो है वो डिराइव भी करवाई हुई है। नर्नेस्ट इक्वेशन क्या होती है? नर्नेस्ट इक्वेशन को यूज़ किया जाता है टू डिटरमिन द वेरिएशन इन पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल को की जो वेरिएशन है वो ये डिटरमिन करता है। किसी भी रिडॉक्स टाइट्रेशन कर्व में वो जो कर्व है वो आगे नेक्स्ट जो है वो फिगर के अंदर उसने दिखाई भी हुई है हमें। उसके बाद हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अगर तो एक टाइट्रेशन कर्व बनी हुई है। अब इस टाइट्रेशन कर्व में दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक टाइट्रेंट वॉल्यूम। टाइट्रेंट का मतलब ये है जिसकी कंसंट्रेशन आपको मालूम होती है, यानी टाइट्रेंट का कितना वॉल्यूम इस्तेमाल हो गया। जैसे 10 ml है, ये 15 होगा यहाँ से, या 20 हो सकता है, ये 30 आ गया, फिर 40 आ गया, फिर 50 आ गया। पहले उसकी कंसंट्रेशन 0.6 थी, फिर कंसंट्रेशन नहीं, यहाँ पर फिर वोल्टेज हम मेजर करते जाएंगे, फिर उसके बाद 1.0 पे ये, यानी ये आपको जो है वो इसका ये जो टाइट्रेशन कर्व है उसका एक रिजल्ट मिल गया। अब ये जो टाइट्रेशन कर्व आपके सामने बनी हुई है, ये टाइट्रेशन कर्व फर्ज करें, इसमें 25.0 ml जो है वो आयरन है, ठीक है, और सिलीनियम है, ठीक है ना। तो जो एक्विवेलेंस पॉइंट होगा या एंड पॉइंट होगा वो टाइट्रेंट की वॉल्यूम से ही निकाला जाएगा ना, कि जो आपने टाइट्रेंट ऐड किया हुआ है, जो एडअप किया हुआ है, उसका वॉल्यूम कितना है। तो इस तरह से हम इजीली इस टाइट्रेशन कर्व को मेजर कर सकते हैं। इससे हम इसको मालूम कर सकते हैं। अब इसमें एक और बात जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि इसमें एक आता है आपके पास एंड पॉइंट और एक आता है एक्विवेलेंस पॉइंट। एक्विवेलेंस पॉइंट वो होता है जिसमें टाइट्रेंट और टाइट्रेंड जो हैं दोनों की कंसंट्रेशन या दोनों की मोलर क्वांटिटीज़ क्या हो जाती हैं, सेम हो जाती हैं। जब सेम हो जाती हैं तो उस वक्त आपको कंप्लीट रिजल्ट नहीं मिलता, कंप्लीट रिजल्ट आपको एंड पॉइंट पर ही जाकर जो है वो मिलेगा। तो ये एक टाइट्रेशन का कर्व फिर हम बनाते हैं। इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल होता है वो मेजर करता रहता है पोटेंशियोमीटर, और उसको हम टाइट्रेंट का वॉल्यूम जितना इस्तेमाल होता जाता है तो उसके साथ उसका कर्व बनाते जाते हैं। उसके बाद अब ये जो टाइट्रेशन कर्व है हमने ये बना लिया, लेकिन अब हम इसे मज़ीद एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बेटे आपको ज़रा समझनी हैं, पहले ज़रा पढ़ें। अगर आपका फ़र्ज़ करें टाइट्रेंट जो है और टाइट्रेंड हैं, उनकी फ़र्ज़ कर लें कि जो रेशो है वो 1:1 नहीं आती। वैसे नॉर्मली तो 1:1 होती है, जितना टाइट्रेंट है उतना ही टाइट्रेंट है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मोलर रेशो 1:1 नहीं आ रही, तो फिर क्या होगा, फिर आपका एक्विवेलेंस पॉइंट जो है वो कभी भी इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं बन सकता। इन्फ्लेक्शन पॉइंट है एंड पॉइंट। क्यों? क्योंकि टाइट्रेशन कर्व जो होगी वो ज़ाहिरी सी बात है उसमें रेशो जो है वो इक्वल नहीं है
तो उसका कैसे एंड पॉइंट और उसका इक्विवेलेंस पॉइंट सेम हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर IAC इलेक्ट्रोड इस्तेमाल होता है। IAC इलेक्ट्रोड जो हमने पढ़े थे उसको हम क्या करते हैं, उसको हम एज एन इंडिकेटर इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये सेम शेप के आपको जो हैं इलेक्ट्रोड बाज़ार से मिल सकते हैं, वाइडली यूज़ किए जाते हैं कि ये जो टाइट्रेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं उस टाइट्रेशन का एंड पॉइंट जो है वो क्या आपके पास आता है। अब इसमें जो पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस होती हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ वाटर के अंदर ही परफॉर्म की जाएं, बल्कि वो वाटर के अंदर ही परफॉर्म नहीं की जाती, बल्कि वो किसके अंदर, वो आम तौर पर जो हैं वो नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स के अंदर भी बनाई जाती है। नॉन एक्वस सॉल्वेंट जैसे HF होता है, अमोनिया, ये सारे क्या हैं, नॉन एक्वस सॉल्वेंट हैं, तो उनमें भी ये पॉसिबल है। आमतौर पर जो इनर्ट मेटल इंडिकेटर हैं वो यूज़ इसके अंदर किए जाते हैं, लेकिन नॉन एक्वस और एक्वस के जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें वो कहते हैं कि जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट हैं, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि एक्वस सॉल्वेंट भी इस्तेमाल हो सकते हैं, नॉन एक्वस भी। अब नॉन एक्वस की यहाँ पर ज़्यादातर जो चांसेस होते हैं वो हो सकता है वो हो डाई इथाइल फॉर्मामाइड हो, डाई इथाइल सल्फोक्साइड हो, एथेनॉल हो, ये सारे हो सकते हैं। पिरिडीन भी हो सकता है, नाइट्रोमीथेन, नाइट्रोबेंजीन, ये हो सकते हैं। अब बाज़ात कुछ केसेस में हम जो एंड पॉइंट है वो कैसे निकालते हैं। अब एंड पॉइंट निकालने के जो हैं वो बड़े तरीके होते हैं। ये पहले हम इसे रेज करते हैं। अब देखें, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि आप एंड पॉइंट इजीली फाइंड आउट करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव से, और कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जिसमें आप सेकंड डेरिवेटिव से इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो प्रिपेयर किया जाता है, कब प्रिपेयर किया जाता है, जब आपका पोटेंशियल और आपका वॉल्यूम जो है वो क्या हो, कंसेक्टिव एडिशंस में आ रहा हो। कंसेक्टिव एडिशन से मुराद ये है n, यानी अगर एक वैल्यू n है तो दूसरी वैल्यू क्या हो, n+1, तीसरी वैल्यू क्या हो, n+2, ये कंसेक्टिव एडिशंस हैं। फिर आप उसे डिवाइड कर देंगे किससे, उनके वोल्टेज से। तो सिंपली इसका जो रिलेशनशिप आपके पास आएगा वो होगा डेल्टा E बटा डेल्टा V बराबर है En+1 माइनस En, कंजेक्टिव इलेक्ट्रोड है ये। ठीक है, नीचे Vn+1 और फिर क्या आ गया, -Vn। तो वॉल्यूम ऑफ द नीचे रखेंगे कि कितना वॉल्यूम इस्तेमाल हुआ है टाइट्रेंट का, और ऊपर रखेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो क्या आ रहा है। ये तो हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अब फर्स्ट डेरिवेटिव में ये होता है कि नॉर्मल पोटेंशियोमेट्रिक कर्व आपको मिलती है। फर्स्ट डेरिवेटिव कर्व जो है वो आगे आपको एक ग्राफ में दिखाती हूँ, अगली स्लाइड में, उसमें फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो गिवन भी होता है। ठीक है, अब बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि वो फर्स्ट डेरिवेटिव को हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, उसे सेकंड डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक है, अब सेकंड डेरिवेटिव में क्या होता है कि आपको ये जो लैम्डा होता है वो उसके हिसाब से रखना पड़ता है। अब वो सेकंड डेरिवेटिव क्या है ये ज़रा देखें। सेकंड डेरिवेटिव में आपको लैम्डा का स्क्वायर ई बटा लैम्डा वी का स्क्वायर बराबर है लैम्डा ई m+1, वहाँ n+1 था, यहाँ क्या आएगा m+1 माइनस डेल्टा ई, और इसके साथ क्या आ जाएगा, m आ जाएगा, बटा v के साथ क्या आएगा, एक हो गया ना एवरेज जो आपने लिया है वो m+1, और माइनस किससे हो जाएगा v एवरेज, और साथ में क्या आ जाएगा m। ये जो सेकंड डेरिवेटिव होता है इसमें वॉल्यूम जो है वो एग्जिस्ट करता है। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि जो डेल्टा ई का स्क्वायर ई है बटा डेल्टा वी का स्क्वायर है, ये हो सकता है ये ज़ीरो आ जाए। ये ज़ीरो उस वक्त आता है, इस सारे की वैल्यू को ज़ीरो उस वक्त कंसीडर किया जाता है जब आपका एंड पॉइंट आ जाता है। तो जैसे ही ये वैल्यू ज़ीरो होती है आप क्या कहते हैं कि वो एंड पॉइंट आ चुका है। अभी मैं आपको एक ग्राफ दिखाती हूँ, उसमें मैं आपको क्लियर कट दिखाऊंगी कि फर्स्ट डेरिवेटिव कहाँ आ रहा है, सेकेंड डेरिवेटिव कहाँ आ रहा है, और एंड पॉइंट जो है वो उसका कहाँ पर आएगा। अब हम आगे जो है वो मूव करते हैं। आगे देखें ज़रा, तीन जो हैं वो आपके सामने ग्राफ बने हुए हैं, ज़रा गौर से देखें। ग्राफ में हमेशा जो पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन होती हैं उसका ग्राफ दो चीज़ों के दरमियान होता है। एक जो एक्स एक्सिस होते हैं उस पर हमने वॉल्यूम लिया होता है कि वॉल्यूम टाइट्रेंट का क्या है, और जो वाई एक्सिस होता है आपका उसके ऊपर आप हमेशा पोटेंशियल को मेजर करते हैं।
इसमें आपको एक सीरीज दिखा रहे हैं टाइट्रेशन कर्व्स की। एंड पॉइंट जो है वो इंडिकेट हो रहा है डैश लाइन से। ये डैश लाइन नज़र आ रही है आपको? एक मिनट, इसकी डैश लाइन पहले चेक करते हैं। ये देखें, ये डैश लाइन नज़र आ रही है बीच वाली, तो वो कहता है कि ये एंड पॉइंट है। जो डैश लाइन है ये सबका एंड पॉइंट है, यानी कि ये सारों का क्या हो गया, अब एंड पॉइंट हो गया। उसके बाद जो ए कर्व है, ज़रा इसको गौर से देखें, ये कर्व सी है, ये बी है, और सबसे ऊपर वाली कर्व कौन सी है, ए कर्व है। जो ए कर्व है इसके अंदर क्या हो रहा है कि एक रेगुलर पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन आपको नज़र आ रही है, रेगुलर हो रही है ना ये। बी में यानी इसमें क्या है, इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो दिखाया हुआ है, जबकि सी में सेकंड डेरिवेटिव दिखाया हुआ है कि सेकंड डेरिवेटिव पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन का कर्व जो है वो कैसा होता है। तो आपने तीनों तरह के कर्व इसमें ड्रॉ करने हैं। पहले जो नॉर्मल होते हैं, सेकंड फर्स्ट डेरिवेटिव, और थर्ड सेकंड डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव के ग्राफ जो हैं वो आपने इस तरह से प्रिपेयर करने हैं। अब उसके बाद यहाँ एक क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट आता है कि ऐसा क्यों होता है, हम पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस को क्यों एडवांटेजियस जो है वो कंसीडर करते हैं, या इसका क्या फ़ायदा है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि ये इनएक्सपेंसिव है। इनएक्सपेंसिव से मुराद ये है कि ये महंगा नहीं है, यानी आप इसे इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। सेकंड पे सिंपल टू यूज़, आप इसे जो है वो आसानी से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। थर्ड पे इसकी वाइड कंसंट्रेशन चेंज होती है। वाइड कंसंट्रेशन चेंज का मतलब ये है कि ये इसमें जो कंसंट्रेशन का चेंज होता है वो बहुत ज़्यादा वाइड है, यानी ऐसा नहीं कि नैरो रेंज में ही ये अपनी रूटीन वाइज जो है वो मेजरमेंट्स दे सकता है। फोर्थ पे अनअफेक्टेड बाय सैंपल कलर एंड टर्बिडिटी, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सैंपल का कलर जो है वो क्या है, और ना ही जैसे रिडॉक्स टाइट्रेशन में हमारे लिए ये प्रॉब्लम हो जाता है। रिडॉक्स टाइट्रेशन जो सिंपल होती है हमारे लिए ये मसला हो जाता है कि ऑक्सीडाइजिंग कलर जो है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कलर नहीं होना चाहिए कोई, लेकिन यहाँ कलर अगर हो भी तो कोई मसला नहीं है। एंड टर्बिडिटी और टर्बिडिटी जो है वो भी अफेक्ट नहीं करती। टर्बिडिटी का मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ गाढ़ी हो जाए तो वो जमना शुरू हो जाती है उसके बॉटम में। तो अगर यहाँ पर कोई ख़राबी भी आ रही है, टर्बिडिटी भी आ रही है, तो तब भी क्या होगा कि उससे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट जो है वो एप्लीकेशंस देखेंगे। एप्लीकेशंस क्या हैं, इसके फ़ायदे जो हैं वो क्या क्या हमारे पास हो सकते हैं। सबसे पहली एप्लीकेशन, अब आपने ना थोड़ा सा कॉपी पेंसिल लेकर बैठना है और इसको साथ साथ ज़रा लिखते जाना है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसके अंदर आपके लिए न्यू होंगी। फर्स्ट पे है क्लिनिकल केमिस्ट्री। ये जो क्लिनिकल केमिस्ट्री है इसमें आईएसई क्या होते हैं, आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड। आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंसर के तौर पर काम करते हैं। अब सेंसर क्या होते हैं, जो सेंस कर लेते हैं चीज़ों को, सेंसर के तौर पर काम करते हैं क्लिनिकल सैंपल्स के लिए। क्लिनिकल सैंपल क्या है, आपको कोई बीमारी है या कुछ भी है, क्योंकि असल में एनालाइट की सिलेक्टिविटी जो है वो इनकी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा क्लिनिकल केमिस्ट्री में दूसरा बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ज़्यादातर एनालाइट्स जो हैं वो सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम और इनके आयंस होते हैं, या डिज़ोल्व्ड गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह। तो आप ये आगे भी पढ़ेंगे कि ये जो सैंपल मैंने अभी आपको जिनके नेम बताए हैं, सोडियम है, चाहे वो पोटाशियम है, चाहे वो कैल्शियम है, तो वो सब के सब जो हैं, या डिज़ोल्व्ड गैसेस जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह हैं, तो उनके लिए बहुत कॉमन इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो कंसीडर किए जाते हैं। सेकंड पे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हमारे इन्वायरमेंट में नाइट्रेट है, अमोनिया है, फ्लोराइड है, साइनाइड है, सी वाटर में जहाँ भी हम चले जाएं, तो इसके एनालिसिस हम कैसे कर सकते हैं, पोटेंशियोमेट्रिक मेजरमेंट से कर सकते हैं। इसका एक तो हो गया एडवांटेज इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में इसका दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जो आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड होते हैं ये फ्लो सेल को या ये जो वेस्ट वाटर स्ट्रीम्स होती हैं, जहाँ वेस्ट वाटर की स्ट्रीम्स बह रही होती हैं, ये वहाँ पर भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। थर्ड पे पोटेंशियोमेट्रिक मेजरमेंट्स। पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस या मेजरमेंट्स जो होती हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। यहाँ से आप इक्विवेलेंस पॉइंट निकाल सकते हैं,
आप कॉम्प्लेक्सिएशन को स्टडी कर सकते हैं, रिडॉक्स टाइट्रेशन बना सकते हैं, एक्वस या नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स को इस्तेमाल करते हुए टाइट्रेशन इजीली फॉलो अप में ला सकते हैं। फोर्थ पे इसकी बहुत बड़ी एप्लीकेशन और बहुत बड़ा फ़ायदा क्या है, एग्रीकल्चर में जितने भी आयंस हैं उनको आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड इजीली जो है वो मेजर कर सकता है, लिहाजा ये आपके जो पोटेंशियोमीट्री है उसमें इम्पॉर्टेंट है। 5 पे डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरिंग, डिटर्जेंट्स जब हमने बनाने होते हैं ये सर्फ साबुन वगैरह, तो उसके अंदर भी ये इंपॉर्टेंट होते हैं। ड्रग एनालिसिस जो है कि ड्रग किस किस चीज़ से मिलकर बना है वो भी हम पोटेंशियोमेट्रिक मेजरमेंट्स देखते हुए मालूम कर सकते हैं। एक इसकी और इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या है, बायोकेमिकल एंड बायोलॉजिकल एसेज का मतलब ये जो एसेज होता है ना, वर्ड इसका मतलब ये होता है उसकी तरतीब से एक चीज़ को पढ़ना, तो हम इसे बायोकेमिकल और बायोलॉजिकल एनालिसिस भी परफॉर्म कर सकते हैं। अगले में कैन बी यूज्ड एज एन एनालिटिकल टूल इन टेक्सटाइल पेपर इंडस्ट्री है, पेंट इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उन सब में ये एक एनालिटिकल टूल के तौर पर बिहेव करता है। फिर लास्ट में कैन बी यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एसिड की डिटर्मिनेशन के लिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है क्योंकि ये एसिड को डिटर्मिन करता है। जैसे कि हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ ही पढ़ी थी कि प्रॉपर्टीज़ में भी हमने ये लाइन देखी थी कि जो एसिड की कैरेक्टराइजेशन है वो डायरेक्टली मेजर आउट हो सकती है बाय यूजिंग द पोटेंशियोमेट्रिक मेजरमेंट्स। अब जहाँ इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जाहिर सी बात है वहाँ इसके कुछ नुकसानात भी हैं, कुछ लिमिटेशंस भी हैं। पहली लिमिटेशन क्या होती है, इट नीड रेप्लिशन विद प्लाटिनम ब्लैक, यानी इसको रेप्लिशन की बहुत ज़रूरत होती है प्लाटिनम ब्लैक से। फिर सेकंड पे इट इज़ नॉट इजी टू कीप हाइड्रोजन गैस। अब ये पोटेंशियोमेट्रिक जो मेजरमेंट्स होती हैं उसकी एक सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ये होती है कि उसमें ये देखा जाता है कि हाइड्रोजन गैस जो है वो उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 होना चाहिए, जबकि हाइड्रोजन गैस का एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 रखना वो भी हर वक्त वो इजी नहीं होता। तो लिहाजा ये सेकंड इसकी लिमिटेशन है कि इट इज़ नॉट इजी टू कीप हाइड्रोजन गैस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग ऑल ऑफ दी मेजरमेंट्स। थर्ड पे इट कैन नॉट बी यूज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटालाइटिक पॉइजन। अगर कैटालाइटिक पॉइजनिंग हो जाती है किसी वजह से तो ये भी तब वहाँ यूज़ नहीं हो सकता। इसके अलावा फोर्थ पे ये वोलाटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो भी हों उनमें इस्तेमाल नहीं हो सकती, क्योंकि जो वोलाटाइल हो गए उनको कभी भी आप ट्रेस नहीं कर सकते बाय यूजिंग द पोटेंशियोमेट्रिक मेजरमेंट्स। तो ये स्टूडेंट्स आपका लेक्चर था। आपके इस वक्त 4 चैप्टर जो हैं वो मुकम्मल तौर पर कंप्लीट हो चुके हैं। एक चैप्टर सिर्फ रह गया है, उसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और मेरी इंशाल्लाह कोशिश होगी कि वो भी नेक्स्ट वीक में जो है वो हम ख़त्म कर लें। तो आज हमारा पोटेंशियोमेट्रिक जो टाइट्रेशन रहती थी जहाँ से हमने यूनिवर्सिटी में छोड़ा था, तो वो हमने आज जो है वो टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। आप सब ने इसको अच्छे से देखना है, इसको हम डिस्कशन क्लास में जो है वो मज़ीद देखेंगे और डिस्कस करेंगे। इसके नोट्स भी मैं आपको वहाँ पर अपलोड कर दूँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।